हेलो 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 हेलो। ट्रायंगल में स्केलेन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल तीनों हम कर चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आज की क्लास में स्टार्ट होगा ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे क्वेश्चन एग्जाम में मैंने पहले भी बताया, या तो यहाँ से आएंगे या राइट एंगल ट्रायंगल से आएंगे। समबाहु त्रिभुज मैथ में जहां पे भी लिंक होगा वहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितनी भी चीजें होंगी वो सारी एक इंफॉर्मेशन से फाइंड आउट की जा सकती है। सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से पूरी ट्रायंगल की कोई भी एक चीज बता दे। इसकी ट्रायंगल की एक लेंथ एक साइड बता दे, इन रेडियस बता दे, सरकम रेडियस बता दे, हाइट बता दे, पेरीमीटर बता दे, एरिया बता दे। किसी भी एक चीज से बाकी की सारी चीजें निकाली जा सकती। ऐसा बाकी किसी भी ट्रायंगल में नहीं था कि एक सिंगल इंफॉर्मेशन से आप बाकी की सारी चीजें निकाल सको। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें आपको पता है कि एरिया निकालने के लिए या तो तीनों साइड्स की लेंथ पता हो, या फिर एक साइड और उसी के कोरस्पोंडिंग हाइट पता हो, या फिर दो साइड्स और उनका एडजेसेंट बीच वाला एंगल पता हो। इतनी सारी चीजों की जरूरत थी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस और हाइट पता होना जरूरी है। अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो भी आपकी दो साइड्स की लेंथ होना जरूरी है। यहाँ पे एक ही चीज से बाकी सारी चीजें निकाली जा सकती है। तो इसको ध्यान से समझना। अभी तक के आपका कोई भी डाउट है यहाँ पे सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कुछ पूछना है तो आप पूछ लेना। देखिए, अगर कोई भी आपकी ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ अगर सेम हो तो उस ट्रायंगल को कैसी ट्रायंगल कहा जाएगा? इक्विलेटरल यानी समबाहु। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जैसे साइड्स सेम है तो सारे एंगल भी सेम होते हैं। किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का जोड़, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, कितना होता है? अगर 180 को तीन बराबर भागों में बांटोगे तो हर एक के हिस्से में कितनी डिग्री आएगा? हर एक के हिस्से में 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। अगर यहां से हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने लगे, परिमाप निकालने लगे, तो परिमाप होता है बाउंड्री की लंबाई। अगर इसकी बाउंड्री पे चलने लगे यहां से तो a प्लस ए, 2a प्लस ए, कितनी लेंथ निकल के आएगी? ये आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी परिमाप। इसके बाद बात आती है एरिया की। तो एरिया निकालने के किसी भी ट्रायंगल के आपने कितने फॉर्मूले पढ़े हैं बताना? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के कितने फॉर्मूले आपने पढ़े हैं? अभी तो बताए। कितने फॉर्मूले हैं? 3। कौन से? पहले कौन सा है? हीरोज फॉर्मूला। कौन सा होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इस पूरे का जहां पे एस क्या होगा? सेमी पेरीमीटर, यानी तीनों साइड्स का जोड़ और उसका आधा, परिमाप का आधा। ठीक है, तो अगर यही फॉर्मूला हम इस ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो यहां से सबसे पहले आपको एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए प्लस डिवाइड बाय, तो कितना आ जाएगा? 3/2, यही आएगा। बताओ, समझ में आया यहां तक? ये 1.5 लिखा है, बताओ हाफ होगा ये, 1.5, 1.5 लिखा है। ये वैल्यू यहां पे रखो। अगर आप यहां पे ये वैल्यू रखोगे, एस की वैल्यू कितनी है? 3/2a मल्टीप्लाई बाय, इसमें से एक एक साइड को माइनस करना है। अगर 1.5a में से एक ए को माइनस करोगे तो कितना ए बचेगा? अगर 1.5 में से एक को घटाओगे तो कितना बचेगा? हाफ, यानी a/2 बचेगा। और तीनों बार सेम ही तो बचेगा क्योंकि तीनों साइड सेम है। इसके बाद अगर इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? बताओ, a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 बार। और नीचे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 बार। तो ये रिजल्ट आएगा 3/16। 2 4 बार गुना हो रहा है, 16 आएगा गुना होके, और a की पावर कितनी है? और इस पूरे का स्क्वायर रूट। यहां से √3 तो एज इट इज रहेगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है? और a4 का अगर स्क्वायर रूट करोगे क्या आएगा? ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, क्षेत्रफल।
समबाहु त्रिभुज कह रहे इसके रट्टे मार लो, √3/4 a² ये होता है। कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया है कि इस फॉर्मूले में हमने ए बी सी की जगह ए रखा है क्योंकि तीनों साइड्स बराबर थी, तो अलग से फॉर्मूला निकल के आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 a²। नोट कर लो इसको। हाँ जी, बस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होंगे और तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। उसमें हमें अगर पैरामीटर निकालना पड़ेगा तो a+a+a कितना आएगा 3a। फिर एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है हीरोज फॉर्मूला S वाला, वहां पे पहले S की वैल्यू निकालेंगे। a+a+a/2 कितना आ गया 1.5a, 1.5 लिखा है ना 1.5। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, S की जगह पे आएगा 3/2a और उसमें से हर बार a माइनस होगा, 1 माइनस होगा तो हाफ बचेगा, हाफ a, तीनों बार यही वैल्यू आएगी। तो a कितनी बार आएगा मल्टीप्लाई होकर पावर 4 और 3 एज इट इज, और 2 4 बार मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा 16। उसका स्क्वायर रूट किया तो क्या बचा √3 एज इट इज, a की पावर 4 का स्क्वायर रूट a² और 16 का स्क्वायर रूट 4। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के समबाहु त्रिभुज के, मैं बार बार बोल रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल, जितने भी सवाल कहीं भी आपको दिखे सारे सोल्व करो। ठीक है, अंदर से हंसी आ रही है किसे बोल रहे हैं सवाल करने की, हमें। कम बच्चे आज है ना, हरियाली तीज की वजह से। हैप्पी तीज सभी को, पढ़ लो। और नौकरी लगने के बाद हर त्योहार और अच्छे से मनाया जाएगा, है ना। शाम को भी मनाया जा सकता त्योहार, तो दोपहर को झूल लेना जाके। नोट किया सबने? अरे सबको समझ में आया है? तीज की भी सरकारी छुट्टी नहीं होती है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ना हरियाणा सरकार की होती है ना सेंटर की होती है। आज वर्किंग डे होता है। स्कूलों ने छुट्टी कर रखी होगी क्योंकि स्कूल वालों का आपका पूरा जो है एक दिन की छुट्टी करने से बहुत ज्यादा खर्च बच जाता है। एसी है जिस स्कूल में, एसी नहीं चलेंगे, पंखे नहीं चलेंगे, लाइट नहीं चलेंगी, बस नहीं जाएंगी। ठीक है, बच्चे खुश हो जाते हैं, उनको पता नहीं स्कूल वालों की, इस स्कूल वालों को बहुत फायदा होता है इसमें। ठीक है, वो इसलिए छुट्टी कर देते छोटी छोटी बात पे, कुछ भी होता है स्कूल बंद। जब लॉकडाउन लगा था पहला तो स्कूल वालों को बहुत बुरा लगा था। क्यों लगा था पता है? क्योंकि मार्च में लॉकडाउन लगा था, अप्रैल में एडमिशन होने थे, तो लोग शाने हो गए, क्या पता लॉकडाउन लंबा चल जाए, एडमिशन अभी नहीं लेते। बहुत सारे लोगों ने फीस ही नहीं भरी स्कूल की, बहुत सारों ने, और ठीक भी था। वो अगर आप घर पे पढ़ा रहे हो ऑनलाइन क्लास तो उसी के हिसाब से फीस देंगे, जब वहां बुला नहीं रहे, खर्च नहीं हो रहा। और बहुत सारे स्कूल ऐसे थे फिर भी बस का किराया ले रहे थे घर पे बैठे बैठे, क्योंकि फीस का रूल है ये, तो नहीं खुला तो आगे चल के कम कर देंगे फीस में से। ऐसे टीचर्स को तो स्कूल में जाना पड़ता था, बाद में तो वो भी बंद हो गया था। स्कूल में कैसे जाओगे जब बाहर ही निकल सकता था कोई, बंद हो गया था ना, सब कुछ बंद हो गया था। हम जब जॉब पे आते थे, ड्यूटी पे आते थे, हमें 3 दिन आना पड़ता था वीक में, वो भी मई में शुरू हुआ था हमारा। अप्रैल की तो तनख्वाह फ्री में मिली थी, उसमें 3 दिन आना पड़ता था। उसमें भी सरकारी हमें वो एक टैग मिला हुआ था गाड़ी पे लगाने के लिए, जिसमें पुलिस वाले रोकते नहीं थे। तो फिर वो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई तो फिर स्कूल वालों को आने लगा मजा, ये ठीक है, खर्चा ही नहीं हो रहा। इस महीने का तो बिजली का बिल ही नहीं आया, बसों का खर्चा नहीं हुआ, बस नहीं आई तो ड्राइवर की सैलरी नहीं देनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद डी ग्रुप का जितना स्टाफ है उसकी सैलरी नहीं देनी पड़ी, क्लर्क और टीचर्स की सैलरी आधी कर दी। डीपीएस के बंद होने का सबसे बड़ा रीजन, बंद तो नहीं हुआ है लेकिन बंद होने की कगार पे है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि टीचर्स की सैलरी नहीं दी गई थी। फिर उन्होंने सीबीएसई एनसीईआरटी तक कंप्लेंट किया था, क्योंकि डीपीएस एक बहुत रिकॉग्नाइज्ड फर्म है। अभी सुनने तो ये भी आ रहा है कि डीपीएस ने अपना नाम वापस ले लिया है, जो फ्रेंचाइजी डीपीएस ने दे रखी है ना,
तो पानीपत वाले डीपीएस से फ्रेंचाइजी ले ली गई है, ये अपने आप ही चला रहे हैं स्कूल को, सारा स्टाफ छोड़ गया है वहाँ से। तो स्कूल वालों को फिर अब वहाँ तब के बाद से मजा आने लग गया है। छोटी भी बात हुई उनको पता चल गया तो खर्चा बचता है, छुट्टी करने में तो फायदा है, तो छोटी सी भी कुछ बात होती है छुट्टी कर दो, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, घर वाले भी खुश। ठीक है, आज तो ठीक है, बच्चे घर रहेंगे, आराम से उठेंगे, बच्चों को तैयार नहीं करना है सुबह उठ के, सारी मौज है। अगर आप हिसाब लगाओ ना तो 60% या 70% ही स्कूल लगता है पूरे साल में। एक महीना तो सीधा गर्मियों की छुट्टी, और छोटे बच्चों की तो 1.5-2 महीना छुट्टी रहती है, और फीस 11-12 हजार। उनको ये बोले ना गर्मियों की छुट्टी की फीस देनी पड़ेगी, तो क्या जवाब आएगा? आप ठीक पूछ रहे हो ये बात भाई, एक महीना जब बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा तो फीस किस बात की? बोले बस की भी देनी पड़ेगी। अब बस की, बच्चा तो आ नहीं रहा, क्योंकि हमने बस का किराया इसी हिसाब से कम कर रखा है कि एक महीना बच्चा नहीं आएगा, पहले से ही कम कर रखा हमने, जवाब ही नहीं है देने के लिए। ये बहुत मोनोपोली चल रही, जब तक सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल और स्कूलों पर लगाम नहीं लगाएगी आम आदमी ऐसे ही परेशान रहेगा। अभी आपको नहीं पता चल रहा इन चीजों का, आम आदमी की बातों का, ये कब पता चलेगा पता है? जब आपको ये लगेगा अरे 5,000 सैलरी का कट क्यों गई, फिर आप क्यों कटी? अच्छा टैक्स कट गया, हर महीने 5-5 हजार टैक्स, एक साल का कितना हो गया? 60,000 रुपये टैक्स कट गया। कहाँ गया? सरकार के पास। क्यों? क्योंकि सरकार हमें सुविधाएं दे रही है। कौन सी सुविधा? सरकारी हॉस्पिटल की। जाता आप में से कोई सरकारी हॉस्पिटल? बहुत ज्यादा बीमार हो गया, सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अब तो है कोई ऐसा? कहाँ जाना पड़ेगा? प्राइवेट, अच्छे में, महंगे वाले में, है ना। हमारे बच्चे को पढ़ाना है, बहुत अच्छे से पढ़ाना है, इसको सरकारी स्कूल में भेज दो। होता है ऐसे कि मेरे को अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाना है, इसलिए इसको प्राइवेट की बजाय सरकारी में भेज देते हैं। ऐसा होता है। तो सरकार क्या कर रही है फिर हमारे लिए? रोड बना रही है ना, रोड भी तो बना रही सरकार। बाइक ली होगी, टैक्स दिया था कितना? 5,000। किस कहां खो गए? बाइक कितने की आती है? स्प्लेंडर बाइक कितने की आती है? 1 लाख, 1 लाख से ऊपर। 28% टैक्स दे रहे हो। आपको पता ही नहीं अभी तक। हमने अभी गाड़ी ली, पता है कितना रोड टैक्स गया है? बताऊं? 2,62,000। 2,62,000 टैक्स दिया है। उसके बाद फिर टोल नहीं लगेगा, है ना। टैक्स तो दे दिया रोड का। अरे टैक्स किस लिए दिया है? क्या? ताकि हम रोड यूज करें, सरकार का बनाया हुआ, इसलिए तो टैक्स दिया है। अब आपको टोल नहीं देना या देना है? तो ऐसा क्यों भाई? हमने तो देखो, मेरी सैलरी में से टैक्स कट गया। मेरे कजन है, मेरे ताऊ के लड़के, 6,76,000 रुपए टैक्स कटा एक साल का, क्योंकि सैलरी है 2,00,000 एक महीने की। तो अगर मैंने सैलरी में से टैक्स कटवा दिया, क्योंकि मेरे को सुविधाएं दोगे, मैंने टैक्स कटवा दिया ना, फिर मैंने उसके बाद गाड़ी ली तो फिर भी रोड टैक्स देना पड़ गया। रोड टैक्स दे दिया 2,62,000 रुपए। उसके बाद वो टैक्स देने के बाद अब टोल, फिर टोल भी देना है। मैं डेली करनाल जाता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो मेरे को 2 टोल पड़ते हैं, एक पानीपत का, एक करनाल का। पानीपत वाला 40 रुपए का, आना जाना कितना हो गया? करनाल वाला 180 रुपए का, 185 रुपए का एक साइड का, 185 जाना और 95 रुपए जाना है। 280 रुपए हो गए। 280 कितने हो गए? 360। इतने तो हुए। सीएनजी लगती है 300 की मेरी गाड़ी में, और 360 के। और सरकार का रूल है कि 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल हो सकता है। पानीपत में कितने हैं? 2, 4। 60 किलोमीटर के अंदर 4 टोल हैं। यहां अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे 60 किलोमीटर की रेंज में अभी भी 4 नहीं 5 टोल हैं। 5, 60 किलोमीटर यहां से, जहां मैं खड़ा हूं। इधर जाओगे डार, इधर जाओगे मुरथल, इधर जाओगे सनोली, इधर जाओगे पानीपत और करनाल। कितने टोल हो गए? क्या कर रही सरकार हमारे लिए? पढ़ाई अच्छी कराई, इसीलिए तो कोचिंग लेनी पड़ी आप लोगों को, फिर कोचिंग पे पैसे दो। ये बात तब पता चलेगी जब जेब में से पैसा जाएगा।
अभी तो पिताजी का ढाबा चल रहा है, उसमें से आ रहा सब कुछ। बाइक लेते टाइम नाना बुलेट लेंगे पापा, नहीं पता ना उस टाइम पे कितना आप दे रहे हो, टैक्स कितना दे रहे हो, आरटीओ। अब पता क्यों नहीं पता चलता? पहले आप आरटीओ की फाइल खुद लेके जाते थे एजेंसी में, वहां पे एसडीएम ऑफिस में, बाइक के फोटो वगैरह होते थे, चेसी नंबर स्क्रैच किया जाता था, फिर वहां पे आपको टैक्स देना पड़ता था। अब वहीं पे जुड़ा हुआ है बाइक के पैसे। जैसे आपने बोले 1 लाख की बाइक है, आपको नहीं पता ना कितने रुपए आरटीओ दिया आपने, वो इसीलिए नहीं पता आपको क्योंकि उसमें ऐड कर दिया गया वो। और सरकार ने एक और रूल बना दिया, 3 साल का बीमा वहीं पे होएगा, एडवांस पैसे दे दो 3 साल के इंश्योरेंस के। मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस 72,000 का 1 साल का है, 2,10,000 ये दो भी 3 साल के। बात समझ में आ रही है आपको कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? हम कर रहे हैं सब कुछ, हम सरकार को भी पाल रहे हैं और खुद का भी काम कर रहे हैं, देश का भी उद्धार हम ही कर रहे हैं। हम मतलब आप सब लोग जो टैक्स भरते हैं इंडिविजुअल। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ भी खरीदने जाओगे फिर टैक्स देना है, जीएसटी देना है, हर चीज पे टैक्स है। आगे चल के आपको जब जेब से पैसे निकलेंगे ना तब समझ में आएगा। अगर एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने आपको किसी ट्रायंगल को लेके दी थी, अगर आपको याद हो, इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो मैंने कुछ ऐसा बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड सेम है तो कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो इस साइड को आधा आधा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ऐसा कब होगा? जब ये दोनों साइड से सेम लेंथ की होंगी। ये इसकी क्या बन जाएगी? हाइट। तो क्या यहां से हाइट निकाल सकते हैं? बताओ कैसे निकालेंगे हाइट? पाइथागोरस लगा के, यहां पे पाइथागोरस लगा लेंगे इस ट्रायंगल में। देखो इस वाली ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हो। तो हाइट का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, यही आएगा। अरे बताओ। तो 4a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर, कितना a स्क्वायर बचेगा? डिवाइड बाय ये आया भाई। तो दोनों तरफ हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो h की वैल्यू क्या आई? √3। a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a और 4 का, तो हाइट किसके बराबर आई है? √3/2a। एरिया क्या था? बेशक देख के बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। एरिया क्या आया था? √3/4a स्क्वायर, और यहां पे √3/2। एरिया में स्क्वायर हो जाता है, ये एरिया नहीं है तो स्क्वायर रूट हो गया। √3 तो एज इट इज, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट, बस इतना फर्क हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज इक्विलेटरल ट्रायंगल की नोट कर लो फटाफट। हाइट निकालनी है, अगर आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है तो फॉर्मूला होगा √3/2a। नोट कर लिया सबने? अब अगर आपके पास किसी भी ट्रायंगल की हाइट है तो एरिया निकालने का एक फॉर्मूला और भी तो होता है। अगर किसी ट्रायंगल की हाइट पता है तो क्या एरिया निकालने का कोई और फॉर्मूला भी होता है? क्या होता है बताना? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है? √3/2a। क्या है? सोल्व करो। ऊपर कितना बचा? √3, नीचे और a और a की मल्टीप्लाई, क्या यही आया था एरिया? तो यहां से भी ये चीज प्रूव हो गई है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a स्क्वायर। नोट कर लो।
एक एक चीज बारीकी से यहाँ पे समझनी पड़ेगी आपको। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। हर दिन हर शिफ्ट में एक सवाल यहां से जरूर मिलेगा, चाहे आपका ज्योमेट्री में आए चाहे मेंसुरेशन में, यहां से सवाल पक्का आएगा पेपर में। नोट किया सबने कि अगर हाइट पता है तो हाइट से भी आप एरिया निकाल सकते हो। चलिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और तीनों एंगल भी कितने कितने के। तो अगर किसी ट्रायंगल में कोई एंगल पता है तो एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ ए इंटू बी इंटू साइन सी, यही होता है ए इंटू बी और ये बीच का एंगल। तो यहां से 1/2 ए इंटू ए कितना होता है? ए स्क्वायर, और साइन 60 कितना होता है? √3 सोल्व करो, ऊपर √3 नीचे 2 और 2 की मल्टीप्लाई और साथ में क्या है? तो यहां से भी एरिया निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा। आई ये बात समझ में? तो क्या एरिया निकल के आए तीनों चीजों से? √3/4 ए स्क्वायर। और हाइट कितनी आई थी? बेशक देख के बोल लो, √3/2 ए। तो अगर आप ये फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो तीनों चीजों से आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीका है इसका फॉर्मूला निकालने का, कि आपको एंगल पता था और एंगल से आपने एंगल वाला ही फॉर्मूला लगाया है। कर लोगे? मिटा दे। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट की लेंथ दे रखी है, ऊंचाई आपको दे रखी है और आपसे एरिया पूछ ले। अगर आपको कभी भी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दे रखी है और उसके बाद आपसे वो एरिया पूछ ले, तो एरिया निकालने के लिए हमें ए की वैल्यू तो चाहिएगी। बताओ एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। तो किसकी लेंथ की जरूरत पड़ेगी? ए की, तभी एरिया निकाल पाएंगे। तो एरिया कैसे निकलेगा? मैं मान लेता हूं हाइट h दे रखी है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या था? √3/2 ए। हमें किसकी जरूरत है? एरिया निकालने के लिए। तो ये बाकी चीज इधर आ जाएगी, इधर आके पलट जाएगी, 2/√3 इंटू एच, ये किसकी वैल्यू आ गई? और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। तो ये ए की वैल्यू यहां पे रख देंगे, क्या आएगा बताओ? √3/4। ए की वैल्यू कितनी है? 2/√3 एच मल्टीप्लाई बाय 2/√3 एच, क्योंकि इसका क्या था? एक √3 कट गया, 2 दूनी कट गया, क्या बचा? एच का स्क्वायर डिवाइड बाय। तो अगर आपको हाइट दे रखी है तो एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होगा हाइट का स्क्वायर, और किससे डिवाइड कर दोगे? √3 से। ए नहीं निकालना है। आया समझ में? मान लो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट दे रखी है, मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो एरिया अगर आपको निकालना पड़े तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, हाइट स्क्वायर डिवाइड बाय। तो हाइट कितनी दे रखी? 12 बटे में √3। अब नीचे कभी भी √3 ना दिखेगा ना आपको रखना है, तो इस √3 को खत्म करने के लिए, ध्यान से समझ लो इस चीज को, इस √3 को खत्म करने के लिए इसी √3 से मल्टीप्लाई और इसी √3 से, तो नीचे √3 इंटू √3 कितना बन जाएगा? जिससे 12 कितने पे घटेगा? तो क्या आंसर आएगा? 48 वर्गमूल। ये आंसर आ जाएगा। आया समझ में? नीचे 3 बन गया था जिससे ये 4 पे कट गया, तो नीचे का तो सब कुछ कट चुका है, सिर्फ ऊपर क्या बचा? 12 और 4 की गुणा 48 मल्टीप्लाई बाय √3। कहां से? मैं ये फॉर्मूले में
इधर इधर देखो, अगर ए हाइट दे रखी है और वो कह दे इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऊंचाई ये है, क्षेत्रफल निकालो, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है एच स्क्वायर बाय रूट 3। कहां से आए मैंने आपको समझाया है। हाइट जो एच जो है इसकी वैल्यू क्या दे रखी 12, तो 12 का वर्ग बटे रूट 3। मैंने आपको बोला ना तो रूट 3 पेपर में भी नहीं दिखेगा आपको कभी, बटे में रूट की वैल्यू कभी भी नीचे नहीं बचेगी। अगर बच जाती है तो उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और वो कैसे खत्म होती है, उसी से गुणा उसी से, क्योंकि ऐसा अगर करेंगे तो ये तो वैसे भी कट जाएगा। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं हम तो रूट 3 से गुणा रूट 3 से भागे, वैसे कट भी जाएगा। तो नीचे रूट 3 और रूट 3 की मल्टीप्लाई क्या बनेगी, ये समझ में आया। और इस 3 से 12 कितने पे कटेगा, कितने पे कटेगा, तो 12 और 4 की गुणा, ऊपर क्या बचा है, नीचे वाला रूट 3 तो 3 बन गया था ना, उस जिससे वो 4 पे कटा था। आया समझ में। अगर आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री तीनों में, और आपका अलजेब्रा रूट नीचे बचता है कहीं पे भी, तो उस रूट को आपको सोल्व करना है। 99% नीचे बटे में रूट नहीं मिलेगा आपको, वो किसी भी फॉर्म में आए आपको उसको खत्म करना है। ठीक है, जैसे जैसे आएगा मैं बता भी दूंगा कैसे कैसे सोल्व करना है। इधर से देखिए, हाइट, हमें हाइट का फॉर्मूला होता है रूट 3/2a, और हमें हाइट दे दी, तो हमें एरिया निकालने के लिए जो एरिया का फॉर्मूला है उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ए की। ए कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू इधर आके पलट जाएगी, ये वैल्यू इधर आके पलटी तो क्या बचा 2/√3 मल्टीप्लाई बाय एच, और इधर क्या बचा, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इस फॉर्मूले में यहां पे रख देंगे। कितनी आई ए की वैल्यू 2/√3 इंटू, लेकिन इसका स्केयर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगी, यहां से √3 और एक √3 कट जाएगा, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, नीचे वाले 4 से कट जाएगा, और एच की मल्टीप्लाई एच स्केयर, और नीचे खाली क्या बचा हुआ है, ये वैल्यू बची है। तो अगर हाइट गिवन है, ये इसलिए मैंने अब कराया, पेपर में आएंगे ऐसे सवाल कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट ये है, एरिया बताओ, तो आप इस चीज में ना उलझो, डायरेक्ट एरिया निकालेंगे, हाइट का स्केयर और √3 से भाग कर लोगे। समझ में आया सबको। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज, फिर मैं यहीं पे क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। एक फाइनल चीज और समझते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आता है पेपर में, और ये कई बार आ चुका है, कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट है, उसके अंदर बोलेगा, हिंदी में लिखा मिलेगा अभ्यंतर, और इंग्लिश में लिखा मिलेगा इनसाइड इट, यानी इसके अंदर कहीं भी एक पॉइंट है और वो कहीं भी मान सकते हो। इसके अंदर बोलने का मतलब ये नहीं बिल्कुल बीच में है, वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, आप कहीं भी मान सकते हो, मान लो आपने यहां मान लिया, ठीक है, और वो कह रहा है इस पॉइंट से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर लंब डाली गई, तीनों पर, और इन तीनों की हाइट या लेंथ वो आपको दे देगा कि ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है आपका O, और वो कहता है इस O पॉइंट से तीनों साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, और उनकी कुछ ना कुछ लेंथ है, मान लो ये लेंथ h1 है, ये h2 है, और ये h, ये वैल्यू देके वो आपसे इस ट्रायंगल के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, इसकी साइड की लेंथ, इसका पेरीमीटर, इसका एरिया, या आगे भी जो पढ़ेंगे वो उनके बारे में भी। सिर्फ क्या बताएगा कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाले गए जिनकी लंबाई ये और ये है, तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये चीज बताओ, कुछ भी पूछ सकता है। समझ में आया है। तो हम कैसे सोल्व करेंगे इस चीज को, बहुत आसान है, इसका हम फॉर्मूला ही बना लेंगे ताकि आगे अगर ये वैल्यू दे तो आपको ये छापना ना पड़े। आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाओ इस तरह से, अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को मिला देते हो तो आपके पास 3 ट्रायंगल आएंगी। ये जो पूरी ट्रायंगल थी, ट्रायंगल ABC, ये 3 बराबर भागों में बट गई, ये पहली ट्रायंगल, ये दूसरी, और ये तीसरी। पहली ट्रायंगल कौन सी बनी, AOB, प्लस दूसरी ट्रायंगल BOC, प्लस तीसरी ट्रायंगल AOC। बताओ ये बात समझ में आई कि ये जो पूरी ट्रायंगल थी इसको हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया। अगर हमें पूरी त्रिभुज का एरिया चाहिए तो इन तीनों का एरिया निकाल के जोड़ना पड़ेगा। एग्री करते हो इस बात से। तो हमें पूरी ट्रायंगल का एरिया तो पता है कि अगर ये साइड की लेंथ A है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों लेंथ सेम आएंगी, तो हमें पता है पूरी ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, √3
बाय 4a², और ये बराबर होगा तीनों के अलग अलग एरिया सम के। पहली ट्रायंगल AOB का एरिया बताइए। ये है भाई AOB, देखो ये वाली ट्रायंगल, इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? हाफ इनटू इस ट्रायंगल का बेस कितना है, मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट कितनी है, h1। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे ही BOC, ये वाली जो ट्रायंगल BOC, ये वाली जो ट्रायंगल है, इसका एरिया बताइए। हाफ इंटू A इंटू H2। ऐसे ही फिर तीसरी का भी बता दो, AOC का हाफ A इंटू H3। यहां तक क्लियर है सबको? कुछ कॉमन है, A/2 A/2 A/2, ये सभी में था, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? H1 प्लस H2 प्लस H3। यही तीन वैल्यू वो आपको देगा, इन तीनों तो लंबाई बताएगा वो आपको H1 H2 H3 क्वेश्चन में। और इधर क्या लिखा था? √3/4a²। अगर आप ध्यान से देखो तो एक A कट रहा है और 2 से कितने पे कट रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा? √3/2a। और राइट हैंड साइड में क्या बचा? H1 प्लस, यानी इन तीनों साइड जो तीनों लेंथ वो आपको देगा, इनके जोड़ से हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ गई। इसको ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? √3/2a। पढ़ा है कहीं? कहां पढ़ा है? तो ये इस ट्रायंगल की हाइट होती है, इन तीनों साइड्स का जोड़। ये जो तीनों वैल्यू आपको देगा, इन तीनों का जोड़ ही इस ट्रायंगल की क्या होती है? हमेशा हाइट होती है। क्या ये बात समझ में आई? नोट कर लो। अब ये सब पेपर में नहीं करना पड़ेगा, पेपर में ये वैल्यू आते ही ये दिमाग में आना चाहिए कि ये हाइट होती है। जल्दी जल्दी नोट कर लो, लाइट भाग सकती है। निकले नहीं क्वेश्चंस? कोई नहीं, करा दूंगा। एक भी नहीं हुआ, उसके बाद एक भी नहीं हुआ। बाकी सबसे तो हो गए। आपको दिक्कत आई? देखो किसी ने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल की मैंने PDF आपको भेज रखी है ना, तो कुछ क्वेश्चन तो मैंने करा दिए थे, कुछ रह गए थे, वो आप सबसे हो गए? हो गए? हो गए, बहुत अच्छी बात है, सच बोली भाई। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, नोट किया सबने? स्टेटमेंट में लैंग्वेज बोल देता हूं, PDF में भी शायद होगा ये क्वेश्चन। फ्रॉम इनसाइड ए पॉइंट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, 3 perpendiculars are drawn on 3 sides of a equilateral triangle. Their lengths are, कुछ भी बोल देगा, their lengths are 2√3, 3√3 and 5√3। ये जो H1 H2 H3 है, इनकी लंबाई एक समबाहु त्रिभुज के अंदर अभ्यंतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाले गए, जिनकी लंबाई क्रमशः 2 वर्गमूल 3, 3 वर्गमूल 3 और 5 वर्गमूल 3 है। तो उसकी ऊंचाई बताओ, उसकी हाइट, उसकी साइड बताओ, उसका पेरीमीटर बताओ, उसका एरिया बताओ। कोई भी चीज पूछ सकता है ये इंफॉर्मेशन देके।
यही चीज मैंने स्टार्ट करने से पहले भी आपको बोली थी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक ही इंफॉर्मेशन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां से ये तीनों चीज दिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हाइट इन का जोड़ होती है। 2 और 3 5 और 5 10 वर्गमूल 3। ये चीज भी मैं समझा चुका हूं कि पावर और अंदर वाली संख्या सेम होगी तभी हम प्लस या माइनस कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। पावर सबकी सेम है और अंदर लिखी हुई संख्या भी सबकी सेम है, इसीलिए हम प्लस कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाते। अगर आपके पास हाइट है तो सीधा आप एरिया तो निकाल ही सकते हो। हाइट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √3, यही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो 100 √3, ये इस ट्रायंगल का क्या आ गया, एरिया। अगर साइड निकालनी है, अगर साइड निकालनी है तो साइड इसका उल्टा हो जाएगी। देखो अभी हमने लिखा था साइड कैसे निकालेंगे, ये इधर आके पलट जाएगा। √3/2 की बजाय क्या हो जाएगा, 2/√3 इंटू एच। ये किसकी वैल्यू निकल आएगी, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय एच। ये कट जाएगा तो साइड किसके बराबर आ गई। अगर साइड पता है तो क्या पेरीमीटर निकाल सकते हो, कितना आएगा, ये वैल्यू आपसे पूछ सकता है, कर लोगे। देखो भाई, अगर आपको ये तीनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ दे देता है, तीनों इन लंबों की लंबाइयां आपको दे देता है, तो इनका जोड़ जो आएगा वही उस ट्रायंगल की क्या निकल के आएगी, हाइट। ये समझ में आया सबको। अगर हाइट दे रखी है तो हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, कैसे, h² डिवाइड बाय, तो h का स्क्वायर किया डिवाइड बाय √3, तो एरिया कितना आ गया, 10 × 10 100 और मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है यहां तक। उसके बाद हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 है, देखो ये लिखा हुआ, ये किसका फॉर्मूला है। तो अगर हमें a निकालना है तो ये वैल्यू इधर आके उल्टी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय h, 2/√3 मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू। तो यहां से √3 से √3 कट जाएगा और कितना बचेगा, 10 दूनी, ये वैल्यू आ गई आपकी a की। अगर साइड पता है तो पेरीमीटर 3 होता होगा, तो 3 × 20 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 60। आया समझ में, कर लो इसको भी नोट। तो ट्रायंगल के बारे में जितना हमने पढ़ा था अभी तक, वो सारी वैल्यू हम यहां तक सीख चुके हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। खत्म नहीं हुई हैं, चीजें और भी हैं बहुत सारी। कभी आपको लग रहा हो त्रिभुज तो खत्म हो गया आज, ऐसा नहीं है, ट्रायंगल अभी चलेगी। नोट कर लिया सबने, रहता है। कर लो नोट। नोट कर लिया सबने, सबने नोट कर लिया। पहले इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर जो आपकी पीडीएफ बची थी उसको सोल्व कर लेंगे। हाँ जी बोलो, एक बार और समझा दी, कौन सी चीज, ये या ये क्वेश्चन। एक और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर किसी पॉइंट से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए और उन तीनों की लंबाई क्रमशः 4 वर्गमूल 3, 7 वर्गमूल 3 और 5 वर्गमूल 3 है। तो वहां से उस ट्रायंगल की हाइट निकालने को कह सकता है, एरिया निकालने को कह सकता है, साइड की लेंथ निकालने को कह सकता है और पेरीमीटर पूछ सकता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन देके आपसे ये चारों बातें पूछ सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि अगर ये तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ दे रखी है तो इस ट्रायंगल की हाइट इन तीनों का जोड़ आएगी, 4√3 + 7√3 + 5√3। कितना है भाई,
5 और 7 12 और 4 16 वर्गमूल 3 इस ट्रायंगल की हाइट निकल के आई। क्या ये समझ में आया है? अगर आपको एरिया निकालना हो और हाइट गिवन हो तो फॉर्मूला होता है हाइट का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये पता है। तो हाइट की वैल्यू क्या है? 16 वर्गमूल 3, लेकिन उसका स्क्वायर भी करना है, वर्ग भी करना है। और बटे में कितना लिखा है? ये कट जाएगा तो 16 का वर्ग कितना होता है? 256 वर्गमूल 3, ये एरिया आ जाएगा। यहां तक ठीक है? हाइट जो है वो होती है √3/2 इंटू, तो अगर हाइट आपको पता हो तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये किसके बराबर आएगी? तो ए निकाल सकते हैं हाइट से। तो हाइट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? बताओ कितनी निकल के आई थी हाइट? 16 वर्गमूल 3। उसकी गुणा किससे करनी है? 2 बटे वर्गमूल 3 से। और यहां से किसकी वैल्यू निकल आएगी? ये कट जाएगा तो कितनी वैल्यू आई है? और ये किसकी वैल्यू आई है? उस ट्रायंगल की साइड की। अगर साइड पता है तो पेरीमीटर क्या होता है? 3 इंटू साइड, और साइड दे रखी है 32, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा? अब आया समझ में? अभी भी डाउट है किसी को? कुछ कर लोगे? चलिए देखिए पहला सवाल CHSL 2022 का आया हुआ है। देखिए क्या है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 12? फटाफट बता दीजिए, सोल्व करो फटाफट। ये वैल्यू उल्टी सीधी लिखी है, आंसर निकाल दो, मैं बता दूंगा। मतलब ये लिखते टाइम उल्टा सीधा हो गया, मैं बता दूंगा, इनमें मिलेगा आंसर। ये जो 2 है ना, ये यहां पे रूट के लिए है, ये ऐसे है। ऐसे तो एरिया कैसे निकालते हैं? √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 से 3 पे कटेगा तो 12 3 36 वर्गमूल 3, आपका ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कर लोगे सभी? ये आपका CHSL में आया हुआ सवाल है 8 जून को। नेक्स्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, इसमें क्या पूछ लिया? और ये किस पेपर में आया है? CPO सब इंस्पेक्टर में आया ये क्वेश्चन आपका। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2a। तो √3/2 और a की वैल्यू कितनी है? 2 से कितने पे कटा? तो किसके बराबर आएगा? 6√3 आंसर हो जाएगा। कर लोगे? पक्का? नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसकी ऊंचाई इतनी है और √3 की वैल्यू ये लेनी है। ठीक है। अगर आपको हाइट दे रखी है तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2। तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी 2/√3 इंटू h, और ये किसकी वैल्यू निकल आएगी? उसके बाद ही परिमाप निकाल पाएंगे। तो हाइट 2/√3 और हाइट किसके बराबर दे रखी है? 3 अगर मैं √3 की वैल्यू ये ले लूं जो इसने बोला है 1.73, तो ये इसको कितने पे काट देगा? तो a की वैल्यू कितनी आ गई? अगर a की वैल्यू 4 है तो परिमाप 3a होता है, तो 4 गुणा 3 कितना परिमाप आ जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा। आया है समझ में? ये CHSL का है 2021 का आया हुआ। 3 अलग अलग क्वेश्चन 3 अलग अलग एग्जाम के आए हुए हैं। कर लोगे? कोई डाउट यहां तक किसी को? नेक्स्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 10.24 √3 है, तो इसका पेरीमीटर बताना, परिमाप बताना है। अगर एरिया दे रखा है तो एरिया किसके बराबर होता है? √3/4 ए स्क्वायर, और ये किसके बराबर दे रखा है? यहां से √3 भी है, तो यहां से √3 से √3 कट जाएगा, तो ए स्क्वायर इधर जाके गुणा हो जाएगा
40.96 आएगा। तो ये किसका स्क्वायर है? 4096 का वर्ग है। अब ये डेसिमल कैसे लगता है? जितनी पावर है डेसिमल के बाद उतने उतने अंकों के जोड़े बनाने होते हैं। पावर कितनी है? तो डेसिमल के बाद दो दो अंकों के जोड़े बनाओ। कितने जोड़े बने? तो एक अंक से पहले दशमलव आएगा। मैं देखो क्या समझा रहा हूं आपको। अगर ये वैल्यू लिखी है ऐसे, तो वर्गमूल करना है, स्क्वायर रूट करना है ना। ये स्क्वायर में कितनी पावर होती है? तो डेसिमल के बाद दो दो के जोड़े बनाओ। 4096 का वर्गमूल कितना होता है? और कितने जोड़े बन पाए? तो 3 अंकों से पहले डेसिमल लगेगा। आया है समझ में? अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, तो ये किसका क्यूब है? ये किसका क्यूब है? तो अब जोड़े कितने कितने के बनेंगे? तो 3 3 के जोड़े कितने बन पाए? तो 2 अंकों से पहले डेसिमल आएगा। आया है समझ में? तो हमने 4096 का वर्गमूल कर लिया। कितना आया? 64। 64 आया स्क्वायर रूट। और यहाँ पे पावर 2 है तो डेसिमल के बाद दो दो के जोड़े बनाएंगे। एक ही जोड़ा बन पाया तो एक अंक से एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। कर लोगे? नोट कर लो। कोई डाउट है? अब पेरीमीटर निकाल लो। पेरीमीटर इसका क्या पूछा है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 19 पॉइंट, ये आता होगा देखना। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लिया? समझ में आया है? पक्का? मिटा दे। ये भी CHSL में आया हुआ है। परिमाप दे रखा है, क्षेत्रफल बताना। बहुत आसान है। परिमाप किसके बराबर होता है? तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? और एरिया क्या होता है? √3/4 a²। यही तो आएगा, यही तो होता है एरिया। √3/4 a²। ये कितना है? तो 25 का स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा। कर लोगे? नोट करो फटाफट। ये 8 जून का एक और सवाल किया ना हमने। ये कौन सी शिफ्ट में है? 3rd शिफ्ट में। और ये 8 जून को 2nd शिफ्ट में है। दोनों में ही इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन आया है। नोट करो फटाफट। कर लोगे? करिए सोल्व। देखते हैं कर पाओगे नहीं। दो 2014 में आया ये CHSL में। 2022 से हम सीधा 8 साल पीछे पहुंच गए। मीडियन की लंबाई पूछिए। एक बात समझा देता हूं अभी, रुको। आप निकाल सकते हो इसको। मेरे को थोड़ा सा एक बार एक इंफॉर्मेशन आपको बताने दो मीडियन से रिलेटेड। मीडियन क्या होती है? मीडियन होती है माध्यिका, मतलब जो मध्य में हो। अगर किसी भी साइड के मिड पॉइंट को ये मध्य बिंदु पे टिक कर लिया और सामने से मिला देंगे तो ये इसकी मीडियन होती है। क्या ये बात समझ में आई? किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड के मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को अगर यहां से मिला देंगे तो ये उस ट्रायंगल की क्या कहलाएगी? क्या ये बात समझ में आई? इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मैंने आपको क्या समझाया कि दोनों साइड्स बराबर होती हैं। तो जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो सामने वाले साइड को दो बराबर भागों में बांटेगा। अब इसकी माध्यिका खींचो, कहां आएगी? मध्य बिंदु। और इसको यही तो आएगी। यानी एक तरह से इसकी क्या पूछा गया है? बस ऐसे उलझाएगा। √3/2a, यही तो होता है। और a कितना दे रखा है? 9 पे।
पैरामीटर, अच्छा सॉरी सॉरी, पैरामीटर है ये, तो साइड कितनी आ गई, तो √3/2a, 2 से कितने पे कटेगा, तो 3√3 आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? मीडियन और परपेंडिकुलर, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस दोनों में सेम होते हैं। बाकी ट्रायंगल में जैसे मैंने अभी समझाया था अलग होते हैं। जहां पे दोनों साइड सेम होंगी वहां पे यही मीडियन होगा और यही परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है? वैसे मीडियन का काम क्या होता है? मैंने आपको सबसे पहले एक ही साइड सिखाई है ऐसे बीच में, हाइट। हाइट का क्या काम होता है? परपेंडिकुलर। कहां से? परपेंडिकुलर तो बहुत सारे खींचे जा सकते हैं ना, सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर उस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हाइट होती है। समझ में आया? दूसरी चीज अभी हमने पढ़ी माध्यिका, मीडियन। माध्यिका का क्या काम होता है? सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांटना, और ये पूरी ट्रायंगल को भी 2 बराबर भागों में बांटती। ये एक त्रिभुजाकार प्लॉट है, ठीक है, एक प्लॉट है आपका ट्रायंगुलर, और 2 भाइयों का है, उनकी होगी लड़ाई, कहते अलग अलग हो जाओ। बराबर काटना इसको प्लॉट को, तो कैसे काटेंगे? किसी भी साइड का मध्य बिंदु पकड़ लो और इसको यहां से मिला दो, तो दोनों एरिया बराबर हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई है? माध्यिका सामने वाली साइड को भी 2 बराबर भागों में बांटेगी और पूरी ट्रायंगल को भी 2 बराबर भागों में बांटेगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए, देखो हमारा कराया हुआ क्वेश्चन सीधा किस में आया है? सीजीएल में आया है। हाइट दे के एरिया, मैंने बोला था ना डायरेक्ट पूछ सकता है, तो कैसे निकालेंगे? हाइट का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइट कितनी दे रखी है, तो 15 का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? क्या किसी ऑप्शन में नीचे वर्गमूल 3 दिख रहा है? तो मैंने क्या बोला था, खत्म करना होगा इसको। कैसे खत्म करेंगे? इसी से डिवाइड, इसी से मल्टीप्लाई, ये तो 3 बन जाएगा, 3 से कितने पे घटेगा, तो कितना आ गया? तो बेसिक चीजों में ही सारी हम पढ़ चुके हैं, जो फॉर्मूले मैंने समझाए उसी में सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं आपके। कर लोगे सभी? नोट किया? नेक्स्ट देखिए, ये आपका CHSL 2013 में है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण 90 डिग्री है। AC और AB भुजाओं पर 2 समबाहु त्रिभुज ACD और ABE बनाए गए हैं। उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। ये क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं कि एक वर्ड होता है ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं कि कोई भी 2 चीजें सिमिलर भी हो सकती हैं। अब सिमिलर कब हो सकती हैं? जब 2 ऐसी शेप जो देखने में एक जैसी हैं लेकिन साइज में डिफरेंस है। जैसे आपके दोनों हाथ साइज, शेप, हर चीज में बराबर हैं, बताओ, तो ये होते हैं सर्वांगसम, कोनगरेंट। अगर आप अपने हाथ के साथ किसी और का हाथ कंपेयर करते हो, छोटे बच्चे का, तो देखने में तो एक जैसे हैं, वही शेप, वही 5 उंगलियां, सब कुछ सेम है, लेकिन किस चीज का डिफरेंस है? तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? सिमिलर। और सिमिलर में ये एस को लेटा देते हैं, बस ये सिमिलरिटी का साइन होता है। क्या ये बात समझ में आई है? एक बड़ा बिस्किट आता है और एक छोटा बिस्किट आता है ओरियो, दोनों का शेप सब कुछ सेम है, सिर्फ किस में फर्क होता है? तो दोनों चीज क्या हो गई? सिमिलर। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा सिमिलर होंगी, यूनिवर्सल, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ क्वेश्चन वाला बताएगा। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छा ये बताऊं मैं आपको सिमिलरिटी बनती कैसे, पहले ये समझ लो। अगर किन्हीं 2 ट्रायंगल के तीनों एंगल सेम है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी। जैसे 70, 80, 30, 30, 70, 80, सारे एंगल बराबर हैं, सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है? साइज का।
तो ये पोजीशन तो आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, एंगल सेम होने चाहिए। मान लो ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है PQR। तो ABC जो ट्रायंगल है इसको हल्के में मत लेना, इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा आगे का बता रहे हो। ट्रायंगल ABC सिमिलर होगी दूसरी ट्रायंगल की। आपने पहली ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिख लिया, दूसरी का ऐसे ही आंख बंद करके कुछ भी नहीं लिख सकते। आपको इसी के कोरस्पोंडिंग ही उसका नाम लिखना होगा कि आपने पहले कौन सा वर्टेक्स लिखा, A पर कितनी डिग्री है, तो यहां 70 किस पर है, तो पहले R लिखा जाएगा। फिर B लिखा, B पर कितने डिग्री है, तो यहां 80 किस पर है, और जो तीसरा बच गया। आया समझ में? तो ऐसे आप सिमिलरिटी लिखते हो। अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो दोनों में हमेशा 60-60 डिग्री के कोण होंगे। तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा ही क्या होंगी, सिमिलर होंगी। आइए बात समझ में। दो वर्ग, स्केयर जिसको आप बोलते हो, स्केयर हिंदी में वर्ग इसको हम बोलते हैं। सारे एंगल, तो इधर भी सारे एंगल, सारी साइड्स की लेंथ, यहां पे भी सारी साइड्स की लेंथ, तो ये दोनों भी हमेशा, दो वर्ग भी हमेशा सिमिलर होते हैं। और तीसरी चीज अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दो सर्कल भी हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पे तो आपको चेक करना पड़ा ना, हाँ भाई तीनों कोण बराबर है तो सिमिलर है। इन तीन चीजों में आपको चेक नहीं करना, ये हमेशा ही सिमिलर होंगे। क्या ये बात समझ में आई है? मैंने अभी आपको समझाया कि सिमिलरिटी क्या होती है। अगर दो चीजों के सारे एंगल सेम है, यानी सब कुछ शेप बराबर है, सिर्फ साइज का डिफरेंस है, तो वो दोनों चीजें हमेशा क्या कहलाएंगी, सिमिलर कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जो हमेशा ही सिमिलर होती हैं। कौन सी हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, वर्ग स्केयर और सर्कल वृत्त। ये तीनों चीजें हमेशा ही सिमिलर होंगी। क्या ये बात समझ में आई है? अगर दो चीजें सिमिलर हैं, अगर दो चीजें सिमिलर हैं, जैसे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने आपको बोला, इसमें हर एक साइड 10-10 सेंटीमीटर की है, इसमें 7-7 की है, तो ये हमेशा ही क्या होंगी, इक्विलेटरल है ना दोनों, तो सिमिलर होंगी। एक वर्ग, हर एक भुजा 12 सेंटीमीटर की, और यहां पे दूसरा वर्ग स्केयर, हर एक भुजा 5 सेंटीमीटर की, तो ये भी हमेशा क्या होंगे। और तीसरा सर्कल, इसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये भी हमेशा क्या होंगे। कुछ समझ में आया है? तो अगर कोई भी दो चीजें सिमिलर हैं, तो इनमें जितने तरह की लंबाइयां होंगी उनका रेशो वही आएगा जो इनकी साइड्स का रेशो है। लंबाई कौन सी होगी? अभी तक हमने पेरीमीटर पढ़ा है। परिमाप भी एक तरह की लेंथ होती है, बताओ, क्योंकि हम यहां से एक लंबाई को नापने चले 10, 20, 30, तो इस वाले का परिमाप कितना आया, और इस वाले का 7, 14, 21, दोनों ही 3 से कट रहे हैं, कितने पे? क्या यही रेशो आ गया वापस? तो अगर दो चीजें सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशो भी वही आएगा जो उनकी साइड्स का रेशो है। वो आपको सिर्फ ये बोलेगा दो सर्कल की रेडियस का, त्रिज्या का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा, तो परिधि का अनुपात भी क्या होगा, जितनी लंबाइयां होंगी सभी का रेशो यही आएगा। जैसे और लंबाई, हाइट, इसकी हाइट और इसकी हाइट का रेशो भी क्या आएगा, 10:7, इसकी मीडियन और इसकी मीडियन का रेशो भी क्या आएगा, 10:7, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर का रेशो भी क्या आएगा। लंबाई कितने भी तरीके से कोई भी नाप लो, सभी का रेशो यही आएगा। क्या ये बात समझ में आई है? पक्का? अब आता है एरिया। एरिया का रेशो हमेशा साइड्स के रेशो का स्केयर हो जाता है, ठीक है, साइड्स के रेशो का वर्ग हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। मान लो इस ट्रायंगल का, पहले मैं प्रूव करता हूं फिर डायरेक्ट लिखेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, √3/4, यही आएगा, और उस वाली का √3/4
तो √3/4 से √3/4 तो कट गया, क्या बचा? यही मैंने लिखा है कि एरिया का रेशो उनके साइड्स के रेशो का स्केयर होगा। आया ये समझ में? अगर दो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं जिनकी साइड्स का रेशो 10:7 है, तो एरिया का रेशो इनका वर्ग हो जाएगा, कितना आएगा? 100:। समझ में आया? अगर दो वर्गों का साइड्स का रेशो 12:5 है, तो एरिया का रेशो क्या आएगा? 144:। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 9:4 है, तो एरिया का अनुपात क्या आएगा? क्या ये बात समझ में आई है? पक्का? नोट कर लो। ये आगे चल के पढ़ाना था, लेकिन मैंने अभी से करा दिया क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी। ऐसे ही चक्कर काटते रहना, पढ़ना है नहीं, बाहर ही रहा करो ना, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हो। अब इसको डिस्टर्ब किया, पहले उधर बैठे, लड़कों में ही बैठना, फिर भी इतना सिलेक्शन। नोट किया सबने? इस चीज पे आगे आएंगे क्वेश्चंस, तब हम दोबारा समझा दूंगा इसको मैं, ये वाली चीज नाम कैसे लिखा है। अभी सिर्फ इतना समझ लो, अगर दो चीजें सिमिलर हैं तो उसमें तीन तो हमेशा ही रहेंगी। कौन सी हैं वो तीन चीजें? इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल, ये तो हमेशा सिमिलर होंगी। जिनको प्रूव करना पड़ेगा ये आगे चल के दोबारा से पढ़ेंगे हम ये चीजें। और अगर दो चीजें सिमिलर हैं तो जो उनकी साइड्स का रेशियो होगा वो उनमें जितने भी तरह की लेंथ होगी सभी का रेशो वही आएगा। क्या ये बात समझ में आई है? जैसे पेरीमीटर, हाइट, उसका मीडियन, कुछ भी ऐसी लंबाई, एंगल बाइसेक्टर, इन रेडियस, सरकम रेडियस, ये आगे चल के आएंगी। तो सभी जितने भी तरह की लंबाई होंगी इनमें अगर वो सिमिलर है तो रेशो यही आएगा। अगर 5:4 है तो 5:4 ही रहेगा, कोई भी लंबाई निकाल लो। क्या ये बात समझ में आई है? लेकिन एरिया निकालेंगे तो अगर सिमिलर चीजों का एरिया का रेशो निकालना होगा तो साइड्स के रेशो का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया है? पक्का? इसमें मेंसुरेशन में परसेंटेज और रेशो के बहुत सारे सवाल आएंगे, रेशो के तो बहुत ज्यादा। तो आपको इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है कि एक दो रेशो का इसको तो छोड़ देते हैं, चलो यहां से बहुत सवाल मिलेंगे आपको। मिटाएं इसको? अरे मिटा दें। क्या सवाल था? पढ़ो। एक इक्विलेटर, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल B 90 डिग्री का है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो साइड अगर बराबर होंगी तो यही दोनों होंगी। अगर ये साइड एक है, ऐसा मैंने कराया आपको, तो ये भी कितनी होगी? तो इस हिसाब से ये कितनी बन गई? समझ में आया? कैसे बनी? √2 पाइथागोरस से, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 और उसका स्क्वायर रूट √2। समझ में आया? ये उसने बोला है AC भुजा पर, सॉरी यहां पे क्या आएगा, यहां पे C आएगा। उसने बोला AC भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना दी इस तरह से। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसकी सारी साइड से, तो अगर ये √2 थी तो तीनों क्या आएंगी? √2। और AB पर भी एक समबाहु त्रिभुज बना दी, इस पर भी। इसमें एक साइड कितनी थी? तो तीनों क्या आएंगी? ये वाली साइड, सॉरी ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल बनेंगी? यहां से अगर ये E है और ये D है तो कौन सी ट्रायंगल बनी बताओ? ABE और दूसरे वाली ACD, यही बनी है दोनों। इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होती हैं, अभी बताया था ना। तो जो उनकी साइड्स का रेशो होगा, एरिया का रेशो उसका, तो क्या आंसर आ जाएगा? ये आंसर आया? कुछ समझ में? नोट कर लो। आप पेपर में तो ये आएंगे भाई। आपको लगता है कि मैं फॉर्मूले करा के यार आपको छोड़ दूं, तो ऐसे मेरे से तो धोखा नहीं दिया जाएगा आपको। आप अपने आप को खुद दे सकते हो।
देते तो हो ही रोज, ना पढ़ के पता चलेगा, वो तो रिजल्ट भी तो आएगा एक दिन। जब आप कामयाब हो जाओगे तो आपको किसी को पकड़ पकड़ के बताना नहीं पड़ेगा कि देखो मेरा रिजल्ट क्लियर हो गया, सबको पता चल जाएगा अपने आप। कल हमारा एक मेडल और पक्का हो गया ना, किसका? विनेश फोगाट का। वो बताने आई आपको, पता चल गया ना। तो जब कामयाबी मिलती है सबको पता चलता है। हारा कौन कौन, सबके नाम पता है? स्क्विड में कौन कौन से हार, कौन कौन हारा बताना। मिक्स डबल में ऐसे, यस सर। कितने जने गए ये पता है? ले कुछ भी, लो जी कुछ भी बोल देते हैं। स्क्विड गेम कौन सा होता पता है? तो हारने वालों का नाम नहीं पता ना। अगर वो मेडल ले आते आपको पता होता स्क्विड क्या होता है, कौन कौन जीत गए, सबके नाम। तो जब कामयाब होगे सबको अपने आप पता चल जाएगा सारी बातें। नीरज चोपड़ा का भी नाम जब गोल्ड मेडल आया तभी सबको पता चला था, उससे पहले बहुत कम लोगों को पता था। तो ये चीजें अपनी जो साथ चलती हैं, इनसे कुछ सीखो कि हाँ भाई। और कामयाब होना ये नहीं होता ले भी मेरी तो शादी होगी, ये नहीं होता कामयाब होना। चलिए नेक्स्ट देखिए। सीपीओ सब इंस्पेक्टर में आया है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a और ऊंचाई b है, तो b स्क्वायर बाय a का मान बताओ। ये सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2013 में आया है। देखिए, अगर एरिया a है और हाइट b है, तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि हाइट से एरिया कैसे निकालते हैं। क्या है बताना? हाइट का स्क्वायर डिवाइड बाय, तो a जो है वो कितना दे रखा है, स्मॉल a, और हाइट कितनी दे रखी है, तो b का स्क्वायर बाय, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। किसकी वैल्यू पूछी है? इसी की तो पूछी है। तो क्या आंसर आ गया? बस ये सवाल था, पहले ही सोच लिया था, दोबारा समझेंगे। देखो क्या, तो 20 स्क्वायर बाय ए ही तो लिखा है। किस चीज की वैल्यू पूछी है? बी स्क्वायर बाय ए, तो 20 स्क्वायर बाय ए की तो वैल्यू आई है। दोबारा समझ लो भाई, एरिया ए दे रखा है और हाइट, क्या मैंने आपको ये बताया था कि अगर हाइट गिवन हो तो एरिया निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या बताया था? एच स्क्वायर बाय, एच की वैल्यू दे रखी है, बताओ दे रखी है क्या? तो एच की जगह क्या आ गया? बी स्क्वायर बाय √3। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इधर आ जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? बी स्क्वायर बाय, इसी की वैल्यू पूछी है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में कितनी आई है, ये आंसर है। आया समझ में? अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो ऐसे मैंने समझा दिया, दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। कोई भी पेपर दिया ना, लेकिन इन पे काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो पेपर में नहीं याद आएंगे इतने फॉर्मूले। नोट कर लिया सबने? मिटा दें इसको, मिटा दें। नेक्स्ट देखिए, यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान का मतलब क्या है कि अगर किसी का एरिया जो है, ऊंचाई मान लो 5 आई, तो एक संख्या ही है तो उसका एरिया भी 5 ही आएगा। ऐसे दोनों बराबर हैं। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ। उसने बोला है हाइट और एरिया दोनों सेम है।
हाइट अगर दे रखी है तो एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है h²/, ठीक है। और जो a है किस क्या पूछा गया है, प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछिए। एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला भी तो होता है √3/4a²। यहां से हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां से हमें एक वैल्यू निकालनी है तो किसको एलिमिनेट करना होगा, तो h की वैल्यू क्या होती है √3/2a, और इसका क्या हो जाएगा, और बटे में क्या लिखा है, और राइट हैंड साइड में √3/4a²। अब इधर इसका होल स्क्वायर खोलना है, √3 का होल स्क्वायर 3 आएगा, 2 का वर्ग कितना आएगा 4, a का स्क्वायर a², और नीचे क्या लिखा था √3, राइट हैंड साइड में क्या लिखा है √3/4, यही लिखा है। सब कुछ तो कट गया। अच्छा हम गलत कर रहे हैं ना, नहीं नहीं यहीं पे गलत कर दिया हमने शुरुआत में। देखो भाई वापस शुरू करते हैं। ये इंफॉर्मेशन दी गई है, किसकी वैल्यू निकालनी है साइड की, यानी दोनों की वैल्यू किस में लेके जानी होगी ए में, तो हाइट किसके बराबर होती है √3/2a, और एरिया किसके बराबर होता है, अब ठीक है ये 2 पे कटेगा, √3 से a से ये इधर आ जाएगा, तो 2 बराबर है, यही पूछा गया था कि a की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। नोट कर लिया, सबको समझ में आया है। नेक्स्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 है, तो एरिया बताओ। माध्यिका का मतलब क्या दे रखा है, हाइट, तो हाइट का स्क्वायर बाय √3 सीधा एरिया आ सकता है, तो हाइट दे रखी 6√3 इंटू 6√3 डिवाइड बाय √3, ये कट जाएगा, तो एरिया किसके बराबर आ गया। ये तो पहला ही सवाल हम शायद कर चुके हैं, दूसरा तीसरा सवाल हमने ऐसा किया था, सेम था शायद वो भी 36√3। समझ में भी आ रहा है कुछ, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट भी यही हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आया ऐसा तो देखते ही, इंग्लिश में एक वो होता है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है लेफ्ट हैंड जॉब, कुछ नहीं आता, मैं सोचता था मैथ नहीं आता, कुछ ही नहीं आता। लेफ्ट हैंड जॉब पढ़ा है, क्या होता है इजी इजी जॉब, और एक वो पढ़ा है बेड ऑफ रोजेज, गुलाबों का बेड, उसका मतलब भी यही होता है, और एक होता है बेड ऑफ थ्रोन्स। नालायक हो तुम, तुम्हें कुछ नहीं आता। चलिए अपना नाम पता है सबको, ठीक है। देखना क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे देखते ही हो जाना चाहिए मिस्टर बिन की तरह, सबको बता दो मेरे को आता है, देखो ये पेपर में आ जाना, ओए ओए आता है मेरे को, देख पढ़ना स्टेटमेंट। सुना सुना लगा, देखेला देखेला लगा कहीं पे। एक त्रिभुज के अंदर, कौन सी त्रिभुज है, अंदर किसी बिंदु से सभी पर लंब डाले गए जिनकी लंबाई क्या क्या है ए बी सी, तो क्या बताना है, ये देखो कहाँ आया हुआ है, सीजीएल के मेंस में आया हुआ है ये सवाल। तो अगर ऐसे दे देता है तो उन तीनों का जोड़ ही आपकी क्या होती है, और एरिया क्या होता है हाइट का स्क्वायर
डिवाइड बाय, बस ये आंसर है। नीचे का √3 खत्म करना होगा ना, कैसे करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई √3 से। तो देखो ये कहां पे लिखा, नीचे 3 होना चाहिए, ऊपर a + b + c का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √3। ये ऑप्शन रहा, स्केयर है ये स्केयर के लिए लिखा है, a + b + c का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय, यही ऑप्शन आंसर है आपका। ठीक है, अरे आया समझ में? अब तो राजी हो जो, मेंस में आया हुआ सेम सवाल भी मैंने जो समझाया था। कमी रहेगी तो आपकी तरफ से रहेगी, ये गारंटी है। पढ़ाए वैसे बाहर पेपर में सवाल नहीं मिलेगा। HSSC फिर से जाग गई है, फिर से पेपर लेगी, सितंबर में शायद पेपर होने शुरू हो जाएंगे। और C और D ग्रुप का भी तो पेपर आज, C का है शायद, पंचकुला में। अखबार पढ़ो कभी तो पता चलेगा सारी बातों का। भर्ती चल रही है, और मैं क्या बता रहा हूं, पेपर कही मैंने तो हो। भर्ती क्या होती है? और फिजिकल, उसके बाद क्या होगा? पेपर, मेडिकल भी होएगा। अरे मैं C ग्रुप की बात कर रहा हूं, जो फिजिकल चल रहा है वो हरियाणा पुलिस का चला हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जाम भी तो होएगा, मेन तो वही है। समबाहु त्रिभुज समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण और लंबवत भुजाओं में से एक पर बनाए जाते हैं। उनके क्षेत्रफल क्रम से h और a है, तो a/h का मान बताना है। ये आंसर हो गया, अभी तो किया था। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल इसके हाइपोटेन्यूज पर बनाई गई इक्विलेटरल, और एक इसके परपेंडिकुलर पर। अगर इसका एरिया पहले वाले किस पर बनाई गई है, तो इसका एरिया क्या बताया गया, और इसका एरिया, तो ये रेशो कितना आया था? तो a/h ही तो पूछा है, तो क्या वैल्यू आ गई? 1/, बस ये आंसर है। सेम क्वेश्चन है ना, बोलने का तरीका बदल गया। ये आपका CHSL 2019 में आया है, नहीं समझ में आया? हैंग हो गवा पक्का? चलो, जवाब दिया करो, हाँ या ना। समझ में आया? हाँ, नहीं आया तो ना, चुप नहीं रहना। खामोशी का मतलब हाँ होता है। तो जवाब दे दिया करो, मिटाएं इसको, नहीं तो कोई भी इस खामोशी का मतलब क्या समझ लेगा, इसकी तो हाँ है। मेरे को पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए 12 छड़ियों का इस्तेमाल किया गया और प्रत्येक की लंबाई 1 यूनिट है। इस तरह से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। कितना आसान सवाल है। अगर आपके पास 12 छड़ी है, माचिस की तिल्ली है 12, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी साइड्स होंगी बताना। 12 का यूज करोगे तो हर एक साइड में कितनी तिल्ली लगेंगी? 4 तिल्ली लग गई। एक तिल्ली एक यूनिट, एक की लेंथ कितनी यूनिट हो गई? यहां पे भी 4 तिल्ली लग गई, 1 2 3 4। यहां पे भी ऐसे ही 3-4 तिल्ली लग गई, और यहां पे भी 4 लग गई। तो हर एक की यूनिट एक लेंथ 1 यूनिट है, तो यहां पे भी 4 यूनिट लेंथ हो गई, यहां पे भी 4 और यहां पे भी 4। तो इसका एरिया जब निकालोगे तो √3/4 a², यही आएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और किसी बड़े पेपर में नहीं आया, साफ साफ लिख रहा है 10 + 2। CGL का तो बस नाम बदनाम है, मुश्किल तो आपका MTS और CHSL ही होते हैं। CGL वालों के पास आगे बहुत कुछ है। कंपटीशन ऐसे बच्चों का है जहाँ पे पढ़ने वालों का जो प्रतिशत रेशियो है वो सबसे ज़्यादा होता है।
सीजीएल पेपर देने वालों में फर्क यही है। एमटीएस जो पेपर बच्चे देने जाएंगे और बच्चे सीजीएल देने जाएंगे, तो अगर आप रेशो निकालोगे ना कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको नॉलेज है जो पढ़ के आए हैं, तो सीजीएल का रेशो ज़्यादा मिलेगा, बस ये फ़र्क होता है। वहाँ पे पढ़े हुए बच्चे ज़्यादा आएंगे। एमटीएस में तो ऐसे ही आ जाएंगे। मेरे ताऊ ने कहा था जी बर्थडे, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर भुजाओं, पी क्यू आर क्रमशः ए बी, बी सी और सी ए के मध्य बिंदु हैं। यदि ए बी सी की भुजा की लंबाई 8 है तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें भी कुछ नई चीज आ गई। देखो, एक इक्विलेटर, कोई भी एक ट्रायंगल है और इसके मध्य बिंदुओं को मिला दो। जब आप ट्रायंगल बनाओगे तो इसकी एक लेंथ ओरिजिनल ट्रायंगल की लेंथ की आधी आएगी, ठीक है। अगर मैं इसकी डिटेल में जाके समझाऊं ऐसा क्यों होता है, तो ये आपका एक बीपीटी थ्योरम आती है 9th 10th क्लास में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको आप थेल्स थ्योरम भी बोलते हो। वहां से ये चीज निकल के आई है कि अगर किसी साइड के, पहली प्रॉपर्टी यूज होगी मिड पॉइंट थ्योरम से, कि अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिला दोगे तो जो साइड आएगी वो सामने वाले की पैरेलल और हाफ आएगी। अगर ये लेंथ 2 है तो ये कितनी आएगी। ऐसे ही ये वाला और ये वाला मिड पॉइंट बनाएंगे तो जो साइड आएगी वो सामने वाले की पैरेलल और हाफ आएगी। अगर ये 2 है तो ये भी कितनी हो गई, सारी 2 होती है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो सारी बराबर होंगी। ये 2 है तो सारी 2 ही होंगी। अगर इन दोनों मिड पॉइंट्स को भी मिलाओगे तो जो साइड आएगी वो सामने वाले की पैरेलल और हाफ आएगी। कितनी आई, तो इस ट्रायंगल की साइड्स ओरिजिनल ट्रायंगल की साइड्स की हाफ आएंगी। क्या ये बात समझ में आई है। ओरिजिनल ट्रायंगल जो है उसकी साइड्स कितनी कितनी है, 8। तो जो नई ट्रायंगल आई इसकी साइड्स कितनी होंगी, 4। तो क्या इसका एरिया नहीं निकाल सकते। अभी तो निकाला था, 4√3 भूल गए, 4√3 कर लोगे, समझ में आया है, नोट कर लो। थक गए यस भी निकला। हाफ क्यों करेंगे, हाफ क्यों करें, हाफ होएगा। एक साइड, एक ट्रायंगल की साइड 2 दूसरी की, तो एरिया का रेशो क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, हाफ या 1/4। अब बताओ, अब सेम आया। लेंथ हाफ होएंगी सारी, पेरीमीटर भी आधा आएगा, सारी चीजें हाफ आएंगी, लेकिन एरिया का रेशो सेम नहीं होता, उसका स्केयर हो जाता है, ठीक है। तो 4/1 जो इसका एरिया आएगा उसका एरिया उसका 1/4 आएगा अंदर वाली का। आया समझ में। नेक्स्ट, ये क्या आ गया, हेक्सागन बनाओ। क्या बात है, बहुत अच्छी। हेक्सागन में आप अपोजिट वर्टेक्स को अगर मिलाओगे, ध्यान से सुनना, हमारे सिलेबस में, जो हमारा सिलेबस है एसएससी का, ये वर्ड बहुत जरूरी है। ये रेगुलर मतलब हेक्सागन वही है जिसकी सारी साइड सेम होंगी। अगर सेम नहीं है तो वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, हम उसको नहीं सोल्व कर सकते। तो अगर इसकी सारी साइड्स सेम है, अगर आप अपोजिट वर्टेक्स को मिला देते हो, विपरीत शीर्षों को मिला देते हो, तो ये जो लेंथ आएगी ये हेक्सागन में इस साइड के बराबर आती है। आप ये भी कह सकते हो कि इसके विकर्ण की लंबाई साइड्स का डबल आएगी। अगर ये a है तो कंप्लीट कितनी आएगी, 2a।
तो ऊपर वाली भी ए और नीचे वाली भी, ऐसे ही ये पूरी डबल आएगी, और ये भी। तो ए और ए तीनों साइड्स बराबर है, तो कौन सी ट्रायंगल है? कितनी आ गई? कितनी आ गई? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? ऐसी ऐसी इसमें कितनी है? कट जाएगा 2 से, तो एरिया किसके बराबर आया? यही तो आएगा। तो आपको ए की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? बस यही आंसर है, 3√3 खेला खेल गया। क्या खेला खेला पता है? √3 से गुणा और √3 से भाग। तो ऊपर ये 3 √3 और √3 कितना होता है? 3, और 3 से गुणा, और नीचे, और ये है ये ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा। ये क्यों किया? नीचे तो √3 कभी भी नहीं बचता। ये क्वेश्चन बनाने वाले ने बहुत सुस्त आदमी था वो, उसने यहाँ पे कोई वैल्यू ना देके ए ही रख दिया। फिर उसको ध्यान है, अरे तो सीधा फॉर्मूला ही है, तो फिर बच्चों को क्या दें क्वेश्चन करने को? उसने जानबूझ के ऑप्शन चेंज कर दिया। कैसे हमने ये चीज सोची कि हमारे जो फॉर्मूला होता है, जो वैल्यू आई थी, वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो सबसे पहले वो चेंज अगर जब हम करते हैं तो रूट के साथ ही चेंज करते हैं। रूट खत्म करने के लिए हम √3 से मल्टीप्लाई, √3 से, ये उसने जानबूझ के किया है बच्चों को पजल करने के लिए। किस पेपर में आया है? THSL में। नोट किया सबने? समझ में आया है? तो षटभुज को ऐसे ही बना के ये एरिया का फॉर्मूला नोट कर लो कि षटभुज के एरिया का फॉर्मूला होता है 3√3/2। और अगर भूल भी जाओ पेपर में, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आया था बस उसकी गुणा 6 से कर देनी है, क्योंकि वैसी वैसी इसके अंदर कितनी ट्रायंगल है? 6। और भी सवाल आएंगे षटभुज के ऊपर, कभी सोचो एक ही आया आज तक? 10-12 क्वेश्चन आ चुके हैं कम से कम, ज्यादा ही होंगे। 2016 के मेंस में भी आया था, अच्छा सवाल आया था। और बताऊं क्या आया था? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंतःवृत्त और परिवृत्त, इन सर्कल और सर्कम सर्कल की रेडियस का रेशियो बताओ, इन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। 2016 के मेंस में आया था। कराएंगे जब सर्कल पढ़ेंगे, पता नहीं क्या, 1-2 तो शायद नहीं आएगा। फिर षटभुज आ गया। देखो ये भी CHSL में आया है, लेकिन कौन से साल में आया है? और ये तो ये चलता रहता है, किसी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भुजा की लंबाई 10 है, क्षेत्रफल बताओ। 3√3/2 ए स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। 2 से कितने पे कटेगा? तो 150 वर्गमूल 3 बच गया, ये आंसर है। ठीक है, सेकंड्स के क्वेश्चन है, 5-5, 7-7 सेकंड के बस। अभी तक किसी भी क्वेश्चन में मेरे को उसका बेसिक समझाना पड़ा हो तो बेशक, ना किसी में टाइम नहीं लगा है। नेक्स्ट, एरिया पूछा गया है, साइड दे रखी है, कर लोगे? 7-7 49, 49 की 3 से गुणा 147, 147 वर्गमूल 3 है ऑप्शन में। 147 का डबल कितना आएगा? 294, ये आंसर आएगा। मैंने 4 से काट दिया, 2 से काटना था, ये आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेना। कर लोगे या नहीं? अरे कर लोगे? सो गए।
एक मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, बाड़ लगानी है, ये रेट है, कितने पैसे दे के आओगे दुकानदार को, ये पूछा है। बाड़ किस पे लगती है? बाउंड्री यानी पेरीमीटर पे, तो पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो षटभुज का पेरीमीटर क्या 6a होगा? क्योंकि ए कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। तो ये निकालना है, और इस पर फिर खर्च कितना आएगा? 16 रुपये 80 पैसे 1 मीटर का। तो इसकी गुणा कर देंगे। तो इसके लिए किसकी जरूरत है आपको? ये हिंदी में मिटा हुआ है ऊपर √3, तो यहाँ पे क्या आएगा? √3। एरिया होता है 3√3/2a², और ये किसके बराबर है? √3 से √3 कट गया, 3 से 3 × 8 = 24, 800 a² की वैल्यू किसके बराबर आ गई? तो a की वैल्यू इसका मतलब 440, तो 6 × a, पेरीमीटर जो है वो किसके बराबर आ गया? 240 मीटर के। और 1 मीटर का खर्च कितना है? 16 रुपये 80 पैसे। गुणा कर लो, कितनी आएगी? 24 192, यही होता होगा। उसके बाद 19, 24 × 144 और 19 163, 16, 24 × 24 और 16, ऐसा कुछ है ऑप्शन में, ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे? नोट कर लो। CGL 2020। नोट कर लिया? समझ में आया सबको? नोट कर लिया था ना? फिर से षटभुज है ABCDEF। बोलो, कुछ बोल रहे हो? नहीं ना, बोलो। ABCDEF रेगुलर षट। देखो हर एक में ये वर्ड लिखा मिला होगा आपको, क्योंकि सिलेबस में यही है हमारे। साइड दे रखी है कितने सेंटीमीटर की? किसका एरिया पूछा है? ABC। आप ये एरिया तभी निकाल पाओगे जब आपको बेसिक नॉलेज होगा, जो मैंने आपको बताया था कि जब आप विपरीत शीर्षों को मिला दोगे तो जो साइड आएगी वो A के बराबर आएगी। ये जो आपका पैरेललोग्राम बन रहा है, इसका एरिया निकाल के अगर मैं आधा कर दूं तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। बताओ, इसके अंदर, इस पूरे के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल कितनी बार आई हैं? 4। अंधे बटेर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है ना टोटल। उसमें से इन दोनों के पास कितनी आई है? और उस दोनों का क्या कर दिया? अब क्या कर दिया? तो 2 का आधा कितना होता है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बच गई। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4a²। 4 से कितने पे कटेगा? 36 नहीं में 224 है ऑप्शन में, 324, सॉरी, ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे? बस ये सवाल था। देखो कहां पे आया है ये सवाल? 2022 में। दोबारा बताएं? दोबारा समझ लो, बताऊंगा यही फिर भी। थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेते हैं। ABCDEF। अब मेरे को ये बताओ, ये कितनी इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं आपके पास? 6। ठीक। A, B और C, इसका एरिया निकालना है। पहले मेरे को ये बताओ,
यहां पे 1 2 3 4 5, तो इसके पास कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल आई? 2। कितनी आई? और ये हमने उनका क्या कर दिया, तो कितनी रह गई? तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में? बस यही किया है। बुद्धिजीवी नहीं बनना है, पहले दोनों का निकालेंगे फिर आधा करेंगे, ऐसा नहीं करना है। डोंट बिहेव लाइक इंटेलेक्चुअल्स। आपके पास कम बुद्धि है, उसी से सवाल करना है। लड़ने का नॉलेज नहीं है, ईंट मारनी है और भाग जाना है, ठीक है? खड़े रहोगे तो पिटोगे। बाद की बाद में देखे माफी मांग लेंगे, पहले ईंट मार के भाग लो। हैं? आपसे बातें नहीं करता मैं। क्या कह रहे थे? हाँ बोलो। चलो ये देखिए भाई, ये किस पेपर में आया है? सीजीएल मेंस में। कब? 2018 में सबसे ज्यादा सवाल आए थे इस टॉपिक से। उसने ये कुछ भी बना के दे दिया है और उसने बोला इसके अंदर ABCDEF क्या है? एक नियमित षटभुज ABCDEF, ये क्या बन गई? एक हेक्सागन बन गई जिसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। उसमें से जो शेडेड रीजन है उसका एरिया बताना है। और उसने बोला है APF है कहीं पे, ये वाली ट्रायंगल तो बाहर है ना, ये ट्रायंगल QAB, ये वाली ट्रायंगल, और DCR, ये वाली ट्रायंगल, और DES, ये 4 ट्रायंगल भी क्या हैं? इनकी साइड्स इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड वही तो होगी जो इस हेक्सागन की है। बताओ, इसी पे तो बनाई गई है। तो हमारे पास शेडेड रीजन में कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल आई, एक बार बता दो। 1 2 3 4 5 6 थी ना टोटल, तो हमारे पास कितनी आई? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल आई। और एक का एरिया √3/4 और एक कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर, 4 दूनी तो 36 का डबल, 72 वर्गमूल, ये आंसर है। सो इजी। हैंग हो गए क्या? हैं? मैंने सोचा नो कहोगे, दोबारा समझ लो। देखिए भाई, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये वाली, सॉरी हेक्सागन है ये। इस हेक्सागन के अंदर अगर मैं इनको भी ऐसे डिवाइड कर दूं, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बताओ क्या ये बात समझ में आई? ये 4 भी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेश्चन वाले ने बोला है। उसने बोला सिर्फ जो शेडेड है, छायांकित भाग है, जिसपे हमने कुछ न कुछ रंग कर रखा है, उसका एरिया बताना है। तो क्या इसमें ये दोनों ट्रायंगल आएंगी? बताओ। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7। अब समझ में आया है? तो टोटल 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल थी हमारे पास, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4, तो 8 गुणा √3/4, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये 4 से 2 पे कटेगा, तो 36 दूनी 72 वर्गमूल 3, ये आंसर आ जाएगा। कर लोगे? शक्ल डरा रही थी बस सवाल की, है कुछ नहीं इनमें। ये तभी कर पाओगे ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आपको बेसिक नॉलेज होगा। अगर आपको सीधा फॉर्मूला याद होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है 3√3/4 ए स्क्वायर, आप नहीं कर पाते सवाल को, क्योंकि आपको ये बेसिक नॉलेज नहीं था इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे कैसे बनती हैं। तभी आप सोल्व कर पाओगे ये वाला सवाल भी और ये वाला सवाल भी, दोनों में ही आपको ये नॉलेज होना चाहिए था ये बना कैसे था। कर लोगे? तो आपको अपनी किस्मत को थैंक यू बोलना चाहिए कि किस्मत तूने इस सेंटर पे एडमिशन दिलाया। आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन भी तभी कर पाओगे
जब आपको ये बेसिक नॉलेज होगा। ये एक हेक्सागन है, इसमें कुछ भाग पे कलर कर दिया और इसका एरिया आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जाने के लिए एक बार इनको ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है। तो कितनी इक्विलैटरल ट्रायंगल आई? एक। ये जो है ये हमने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन वाले ने लगाया है। तो हमारे पास एक तो ये है, 2 3 4 5, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल 6। क्योंकि जब हम मिलाते थे साइड्स को तो हम बस ये 3 साइड मिलाते थे, ये बाकी की दोनों सवाल वाले ने लगाई, ये हमारी नहीं, ठीक है। तो यहां पे ये जो एरिया आया है इसमें कितनी इक्विलैटरल ट्रायंगल आई इसको समझना होगा। अगर ये पूरे की अगर हम बात करें, ये पूरे की, तो इसके अंदर 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल आएंगी। वैसे भी टोटल 6 होती है, तो आधे में ऊपर कितनी आएंगी? 3। उसमें से एक तो पूरी कट गई, कितनी बच गई? 2 में से एक ये है और उसका आधा घटाएंगे तो कितनी बच गई? 1.5 बच गई, 3/2। दोबारा समझो, ऊपर 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल, 1 2 3, तीसरे वाली तो लेनी नहीं, कितनी बच गई? इन दोनों में से एक ये आधी नहीं लेनी, 2 में से आधी नहीं लेनी, तो 1.5 लेनी है, 3/2। तो 3/2 इक्विलैटरल ट्रायंगल आई। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a²। 4 से 3 पे, 2 से 6 पे, तो 9 छिके 54 वर्गमूल 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? ये भी मेंस में आया है 2018 के। ऐसे भी समझ सकते हो, एक तो पूरी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एक आधी है, तो 1.5 हो गई। 1.5 इक्विलैटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज। एरिया होगा √3/4 a²। कर लोगे? खत्म नहीं हो रही क्या ये? बस लास्ट है ये। षटकोण है यानी षटभुज है, उसके आकार में एक मैदान है जिसका एरिया दे रखा है। अरे तो सेम सवाल है, सीजीएल में आया था जो 16 रुपये 80 पैसे वाला, 4032 आंसर आया था, अभी किया था थोड़ी देर पहले। तो एरिया दे रखा है, एरिया किसके बराबर होता है? 3√3/2 a²। और ये किसके बराबर दे रखा है? 1944 वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 कट जाएगा, 3 6 18, 3 चौके 12, 3 8 24। a² की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 1296। तो a की वैल्यू इसका मतलब कितनी आ गई? ठीक है, ठीक है, कितना आएगा? 36 आएगा। 32 का वर्ग होता है 1024, 33 का 1089, ऐसे चलेंगे तो देखना यही आ रहा है 1156, 1225, 1296, ठीक है। ए की वैल्यू 36 आएगी। अब पैरीमीटर पे बाड़ लगेगी परिमाप पे, 6 इंटू ए पे, तो 6 इंटू ए कितना है? 36, गुणा करोगे कितना आएगा? 216। अब खर्च निकालना है, तो 216 मीटर पर बाड़ लगाओगे और खर्च कितना है? 11 रुपये 50 पैसे। पहाड़ा पढ़ लो, 216 पंजे कितना आएगा? 1080, 108 हासिल, 216 एकम 216 और 108 324, 32 हासिल, 248। है कुछ ऐसा ऑप्शन में? 2400, ये आंसर आएगा। कर लोगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल कंप्लीट।